नमस्कार। मैं नरेश कुमार बिसेन। आज जो चर्चा है वो महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव को लेकर के है। महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीट्स हैं और 288 विधानसभा सीट्स पर जो लड़ाई है वो है महायुति और महाविकास अघाड़ी के बीच। जिन दर्शकों का राजनीति में इंटरेस्ट नहीं होता है उन्हें बता दूं कि महाविकास अघाड़ी यानी वो गठबंधन जिसमें कांग्रेस है, जिसमें शरद पवार गुट की एनसीपी है और जिसमें उद्धव ठाकरे की शिवसेना है। और जो महायुति है वो गुट है जो अभी सरकार सत्ता में है, जिसमें शिंदे जो हैं मुख्यमंत्री हैं और शिंदे शिवसेना के अध्यक्ष हैं। उसके बाद इस महायुति में बीजेपी है जिसको फडणवीस रिप्रेजेंट कर रहे हैं और तीसरे हैं अजीत पवार जो एनसीपी, शरद पवार वाली एनसीपी जो पहले थी उससे टूटकर इसमें आए हैं। मतलब अपनी उन्होंने एनसीपी अपनी पार्टी बनाई, टूटकर जो विधायक आए थे उन्होंने। तो जो अभी मेन सिंबल है जिसमें जो मुख्य शिवसेना जिसको कहे वो शिंदे गुट के पास है, उसका जो सिंबल है, और जो शिवसेना का जो जो एनसीपी का जो सिंबल है वो अजीत पवार के पास है। इस तरह से महाराष्ट्र में दो पार्टियां चुनावी मैदान में हैं, महायुति और महाविकास अघाड़ी। तो 288 विधानसभा सीट्स हैं। चुनाव अभी होने हैं महाराष्ट्र में। आज से वहाँ पे शंखनाद हो गया है और जो मुद्दे हैं, मुद्दों में यदि राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो सीधे सीधे एनडीए और इंडिया गठबंधन को हम आमने सामने कर सकते हैं। एनडीए यानी मोदी और इंडिया गठबंधन यानी राहुल गांधी। चूंकि महाराष्ट्र का जो इलेक्शन है वो हरियाणा के इलेक्शन के बाद हो रहा है। हरियाणा के इलेक्शन में आपने देखा कि किस तरीके से हवाएं कांग्रेस के पक्ष में थीं, लेकिन ऐन मौके पर बीजेपी ने हाथ मार दिया और बीजेपी हरियाणा चुनाव जीत गई। अब बीजेपी को उम्मीद है कि वो महाराष्ट्र में भी इसी तरीके से वोटों के समीकरण को पलट देगी। चूंकि एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर होता है। एंटी इनकम्बेंसी का मतलब जो सरकार सत्ता में होती है उसके खिलाफ वोटरों का एक नेगेटिव रुझान आता है, जिससे ये माना जाता है कि जो सत्ता में बैठी सरकार है वो यदि उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया तब तो वो रिपीट होगी, वरना नहीं होगी। तो हरियाणा में जो मनोहर लाल खट्टर जब मुख्यमंत्री थे उसके बाद नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया और ये तीसरी बार हरियाणा में बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई है। तो 10 साल चली, उसके बाद अगले 5 साल के लिए और हरियाणा की जनता ने उसको मैंडेट दिया। तो हरियाणा में हम तीसरी बार यदि सरकार की उम्मीद कर सकते हैं बीजेपी के लिए, तो बीजेपी को भी ये उम्मीद है कि महाराष्ट्र में भी ऐसा कोई एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर नहीं आएगा जो कि उसे हरा दे। कॉन्फिडेंट है पूरी तरह से महायुति। लेकिन जो ग्राउंड रिपोर्ट अब से कुछ दिन पहले तक जो चल रही थी उसमें महाविकास अघाड़ी का पलड़ा भारी था, क्योंकि जो जनता है उसको ये लग रहा था कि जो शिवसेना है वो बेसिकली उद्धव की शिवसेना है, लेकिन अजीत पवार ने मतलब शिंदे ने उन्हें धोखा दिया और उन्होंने अपने विधायकों को लेकर के सत्ता के सुख के लिए उन्होंने उस शिवसेना को तोड़ा और ना सिर्फ तोड़ा बल्कि उनका सिंबल भी झटक लिया। ऐसा ही जो मंतव्य है या जिसको कहेंगे माइंडसेट है वो एनसीपी को लेकर है। एनसीपी मुख्य रूप से शरद पवार की पार्टी थी
लेकिन शरद पवार के जो गुट से अजीत पवार जो हैं वो निकल गए और उन्होंने सत्ता के लिए बीजेपी के साथ गठबंधन बना लिया और वो अभी डिप्टी सीएम हैं। फडणवीस भी डिप्टी सीएम है और जो शिंदे हैं उनके पास चूंकि ज़्यादा विधायक थे तो वो अभी सरकार में मुख्यमंत्री हैं। आज जो मैंने खबर बताने के लिए आपको ये वीडियो बनाया है वो ये कि बीजेपी ने महाराष्ट्र में जो अभी मुद्दा लाया है, या यूं कहें कि पूरे देश में, क्योंकि उपचुनाव यूपी में भी हो रहे हैं और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव है, झारखंड में चुनाव है, तो योगी का आपने एक नारा सुना होगा, बटोगे तो कटोगे। ये नारा अभी बीजेपी में बहुत उछल रहा है और इस नारे के जरिए जो बीजेपी है वो एंटी हिंदू वोटर्स को जो है ना वो करके ये चाहती है कि जो हिंदू वोट बैंक है पूरा का पूरा वो एक्मलाइज हो जाए। इसीलिए उनका नारा है बटोगे तो कटोगे, यानी कि आप यदि बटते हैं तो कटेंगे। चूंकि ये नारा क्यों आया, ये नारा इसीलिए आया क्योंकि आपने देखा होगा लोकसभा चुनाव में जो यूपी की 80 सीटों में अखिलेश यादव ने जो समाजवादी पार्टी उसने 37 सीटें लाई। 37 सीटें जो आई उसके पीछे जो बेस माना गया वो ये माना गया कि अखिलेश ने जो पीडीए की जो इंजीनियरिंग लगाई, पीडीए मतलब पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, इन तीनों की जो इंजीनियरिंग लगाई, पहले वहां पे मुस्लिम यादव मतलब एमवाई समीकरण चलता था, लेकिन अखिलेश ने नई जातीय समीकरणों के साथ एक नया समीकरण बनाया और उसे पीडीए नाम दिया, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। तो ये वोट बैंक जो है को ये डर दिखाया गया, एक तो संविधान का डर चला जिसमें ये कहा गया कि मोदी यदि 400 पार के नारे के साथ आएंगे तो वो संविधान को बदल देंगे और जो पिछड़ों का और दलितों का, आदिवासियों का इनका आरक्षण खत्म हो जाएगा। तो ये एक बड़ा सेटबैक था यूपी में बीजेपी के लिए और वो किसी तरीके से ये कोशिश में थी, लगातार इस पर मंथन चल रहा था, संघ को लेकर के जो नाराजगी थी उसको भी हटाया गया। तो ये लगातार मंथन चल रहा था कि भाई हम ऐसा क्या करें, ऐसा क्या लाएं कि हम अपने जो हिंदुस्तान में हिंदू वोटरों को एक एकजुट कर लें, जिसमें कोई दलित नहीं, कोई कुछ नहीं, सीधे हिंदू, मतलब वोट पड़े हिंदू के नाम पे, क्योंकि राम का मुद्दा चला नहीं। राम का मुद्दा नहीं चला तो अब राम के बाद इन्होंने हिंदुत्व को पकड़ा है कोर, जिसमें आजकल सनातन की बात होती है, हिंदू राष्ट्र की बात होती है, बाबा बागेश्वर आते हैं, वो कहते हैं गिरिराज इधर बोल रहे हैं। तो ये तमाम तरीके की जो रणनीति का हिस्सा बनते बनते एक नारा सामने आया, बटेंगे तो कटेंगे। अब ये जो नारा है सर, ये महाराष्ट्र की जो विधानसभा चुनाव में बड़ी तेजी से चल रहा है। योगी की 22 रैलियां महाराष्ट्र में होनी है। 22 रैलियां में आज उन्होंने जो है शंखनाद किया है अपनी रैली से। कहाँ से, महाराष्ट्र में एक जगह है, मुझे याद नहीं आ रहा नाम। आज ही उन्होंने वहाँ पे रैली की और भारी भीड़ थी। तो ये योगी की पहली रैली थी और सबसे ज़्यादा डिमांड में योगी ही हैं। आप सोचिए ना, आपकी मोदी, नड्डा, अमित शाह, इन सबसे ज़्यादा रैलियां योगी की हैं। मोदी शायद 15 रैली कर रहे हैं, नड्डा जो हैं 18 के करीब हैं, तुम्हारे अमित शाह की 20 रैलियां हैं, लेकिन योगी की 22 रैलियां हैं। क्योंकि और 22 रैलियों का मतलब है कि योगी पर दांव खेला जा रहा है। योगी पर दांव इसलिए खेला जा रहा है ताकि हिंदुत्व का जो वोटर है वो एकजुट हो और महाराष्ट्र का चुनाव किसी भी सूरत हाल में बीजेपी के हाथ से न निकले। तो आज जब योगी ने वहाँ पे एक बार फिर वही बात दोहराई कि भाई हमें एकजुट रहना है और बटना नहीं है, बटेंगे तो कटेंगे, ये सीधा सीधा जो है एक वार है मुस्लिम कम्युनिटी पे कि भाई चूंकि वैसे भी बीजेपी को मुस्लिम वोटर्स तो वोट देते नहीं हैं, तो बीजेपी को लगता है कि हम मुस्लिम वोटर्स को हटा दें
और और हिंदू सब एकजुट हो जाएं, तो फिर कोई ऐसी कारण नहीं बनता है, कोई ऐसा कारण नहीं बचता है कि बीजेपी चुनाव न जीते। अब ये इतनी बड़ी गले की फांस बन गई विरोधियों के लिए कि आपको बता दूं कि योगी के इस बटेंगे तो कटेंगे नारे को यूपी में अखिलेश तकरीबन 10 बार इस पे बदलाव हो चुका है। उन्होंने जुड़े रहेंगे, एकजुट रहेंगे, तमाम तरीके के पोस्टर लग रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा मतलब इससे बड़ी लाइन नहीं आ पा रही है। अब डर इस बात का है कि उन्हें लगता है कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि बीजेपी इस बटेंगे तो कटेंगे के नारे के जरिए पूरे हिंदू वोटर्स को एकजुट कर ले, और इसका असर यदि सही रहा तो जो अभी 9 सीटों पर जो उपचुनाव होने हैं उसमें वो पता लग जाएगा कि वाकई इस नारे में दम है या नहीं है। खैर, हम बात कर रहे थे महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में आज योगी ने चुनावी रैली की और उसमें एक बार फिर बटेंगे और कटेंगे का नारा दिया, शिवाजी के उसको लेकर के कि भाई हमारे जो महापुरुष थे वो लोगों ने एकजुट रहने की बात कही, एकता की बात कही, और हमें एकजुट रहना है। तो आज जो बड़ा इंटरेस्टिंग ये हुआ कि यहाँ पे एक आपको मालूम होगा AIMIM एक पार्टी है जो असदुद्दीन ओवैसी जिसके अध्यक्ष हैं, और उनके एक छोटे भाई हैं जिनको छोटे छोटे कहते हैं, उनका नाम है अकबरुद्दीन, और वो बड़े ही फायर ब्रांड नेता है। मतलब बेलगाम, बेलौस और पूरा नफरती माहौल बनाना। तो आज उनकी औरंगाबाद में रैली थी। आपको यकीन नहीं होगा कि वो अपनी जमात यानी मुस्लिम जमात को एकजुट करने के लिए उन्होंने ऐसी ऐसी बातें कही वहाँ से, खूब भड़काऊ बयान, खूब, और एक तरफ धूले में ओवैसी की रैली थी। तो ये दोनों भाई ने मिलकर के जो है आज महाराष्ट्र में बहुत माहौल गरमाया। इधर योगी भी थे, तो योगी का होना और फिर मुसलमान भाइयों का खड़े हो जाना तो एक बड़ा ही मतलब वैसा कॉम्बिनेशन बनता है। तो आज अकबरुद्दीन ओवैसी ने ज़बरदस्त तरीके से नफरती बयान दिए हैं, और इस बार जो है ओवैसी की पार्टी 14 सीटों पर लड़ रही है महाराष्ट्र में। कुल 288 में से 14 सीटों पर लड़ रही है। 2019 की बात कर लें तो 2019 में ओवैसी ने 44 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन उसमें मात्र वो 2 सीटों पर जीत पाए थे। तो अभी उसके 2 विधायक हैं, और करीब करीब जो वोटिंग परसेंटेज था इनको मिला था 1.30 समथिंग का वोट परसेंट था। इस बार 14 कैंडिडेट खड़े किए हैं, और आज उन्होंने कहा कि भाई हमें 10 सीटें मिल जाएं तो हम जो है सरकार में किंग मेकर की भूमिका में आ जाएंगे। खैर, किंग मेकर की भूमिका में आते हैं या नहीं आते हैं ये तो नतीजों के बाद पता चलेगा, लेकिन माहौल जो है महाराष्ट्र में ज़बरदस्त तरीके से गरमाया हुआ है। अच्छा, अब ओवैसी को और अकबरुद्दीन को उम्मीद क्यों है इसकी भी वजह जान लीजिए। उम्मीद इसलिए है चूंकि बीजेपी का जो बटोगे तो कटोगे जो नारा है वो हिंदू को एकजुट करेगा, तो बट ऑब्वियस है कि मुस्लिम जो है एकजुट होगा, और मुस्लिम एकजुट होगा तो ओवैसी और ओवैसी जैसे जो जमात के जो लीडर्स हैं उन्हें ये लगेगा कि भाई मुस्लिम एकजुट होगा तो वो मुस्लिमों को वो करेगा। 14 सीट में से 10 सीटों पर 12 सीटों पर मुस्लिम कैंडिडेट हैं और 2 सीटों पर SC कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं। तो मतलब मुस्लिम पार्टी है ही AIMIM, वो तो अपनी जमात के लिए ही लड़ती है, तो उन्होंने मुस्लिम कैंडिडेट्स को वो दिया है, टिकट दिया है। अब इसमें देखना ये होगा कि महाराष्ट्र के चुनाव में इस बार बटोगे और तो कटोगे का ये नारा कितना गुल खिला पाता है, इसकी और एनालिसिस आएगी तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। अभी ये जो वीडियो है थोड़ा सा बड़ा होता जा रहा है, 14 मिनट का हो गया है, तो मैं इसको यहीं रोकता हूँ, और कुछ इसमें नई बात आती है तो फिर मैं आपको और अपडेट करूँगा।